आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश और खुर्रम रहें। 3 नवंबर 2024 इतवार के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। सिंधी अदबी संगत की जानिब से कराची प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम हॉल में दरिया सिंध बचाओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद ज़ैन शाह ने कहा है कि दरिया सिंध से नहरें निकालने के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की गई है। ग्रेटर थल कैनाल का फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है। खुशाब, लिया, जंग और मुजफ्फरगढ़ को पानी मिल रहा है। ये पहला तोहफा भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिया था जब आसिफ अली जरदारी सदर थे। अब दूसरे फेज़ में चोबरा कैनाल बनाया जा रहा है जो ग्रेटर थल कैनाल का फेज़ 2 है। सैयद ज़ैन शाह ने मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम सूबाई खुदमुख्तियारी और अदालती खुदमुख्तियारी को ख़त्म करने के लिए लाई गई। ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान मुबारकें दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें शर्म नहीं आती। कंपनी सरकार एक तरफ है जबकि सिंध के लोग दूसरी तरफ हैं। दरिया सिंध तारीख़, तहजीब और मईशत का सौदा हुआ है। दरिया सिंध को मारने के लिए सौदा किया गया है। कंपनियों को जमीन दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने गैर आईनी इकदाम उठाए हैं। दरिया सिंध पर कब्जे में देसी दलाल सहूलतकार बने हुए हैं। कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए बख्शल थल्लो ने कहा कि सिंध की जो ज़मीन समंदर की नज़र हो चुकी है उनका हिसाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि दरिया सिंध पर डाका डाला जा रहा है। सिंध को अपने हिस्से का पानी भी नहीं दिया जाता। इस मौके पर खिताब करते हुए अवामी तहरीक मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार ने कहा कि पंजाब के हुक्मरान 150 साल से दरिया सिंध का पानी ज़बरदस्ती ले रहे हैं। अब एक बार फिर मुल्क के मुआशी सूरत-ए-हाल को बहाना बनाकर दरिया सिंध का पानी और ज़मीनें गैर मुल्की कंपनियों को फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके लिए इरसा एक्ट में तरमीम की गई है। ऐवान सदर पीपल्स पार्टी की क़यादत इरसा एक्ट में तरमीम की साजिश में मुलविस हैं। जब जनरल अयूब ने सिंध के 3 दरिया भारत को बेचे तो पीपल्स पार्टी के सरबराह अयूब की काबीना की वजीर थे और उन्होंने जनरल अयूब के इस फैसले के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, जिस वजह से मुल्क खुसूसन सिंध मुआशी और माहौलियाती तौर पर तबाह और बर्बाद हो गई। अब एक बार फिर दरिया सिंध को गैर मुल्की कंपनियों को फ़रोख्त करके सिंध को मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। 91वें पानी माहिदे के मुताबिक कोटली बैराट से नीचे पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिस वजह से साहिली पट्टी के अजला ठट्ठा, सजावल और बदीन के लाखों एकड़ एराजी समंदर बुर्द हो चुकी है। तुमर के जंगलात ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 6 नए कैनाल और नए डैम बनाकर दरिया सिंध का कत्ल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के मखलूत हुकूमत जनरल ज़िया और अयूब के नक्शे कदम पर चल रही हैं। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध समेत मुल्क भर के 44 लाख मकबूजा ज़मीन को सैराब करने के लिए सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है। दरिया सिंध पर नए डैम और कैनाल बनाकर सिंध में करबला बर्पा किया जा रहा है। सिंध के अवाम दरिया सिंध और सिंध की ज़मीनों पर कब्जे को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंधियानी तहरीक और अवामी तहरीक की जानिब से 17 नवंबर को कराची में रीगल चौक से प्रेस क्लब तक दरियाए सिंध पर डाकू और ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, जिसमें सिंध भर के तमाम लोगों को शिरकत की दावत देते हैं। कॉन्फ्रेंस से सिंधी अदबी संगत के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नूर जाकरानी, अवामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और इक्तिसादी माहिर मुफ्ता इस्माइल, प्रोफेसर इनाम शेख, रियाज शाहिद दायो, पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम के मरकजी रहनुमा सैयद गुलाब शाह, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के रहनुमा नासिर मंसूर, कौम परस्त रहनुमा आसिफ वालादी, सिंधी अदबी संगत के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी एहसास मीरल, खालिदा मुनीर, शबीर से अयाज लतीफ़ दायो, मीर हसन मरी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। बदीन में दरिया सिंध से नई नहरें निकालने और सिंध की झीलों पर बासर अफराद के कब्जे के खिलाफ बदीन में फिशर फॉक फोरम की तरफ से सैयद मेहरान शाह और यास्मीन शाह की क़यादत में रैली निकालकर धरना दिया गया। धरने से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि बासर अफराद ने झीलों पर कब्जा करके हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। सिंध की अवाम दरिया पर नई नहरें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगी।
दरिया सिंध पर नई नहरें बनाने का मंसूबा फौरी वापस लिया जाए। सिंध सजागी फोरम की तरफ से जामशरो समेत सिंध भर से कौमी कारकुनों की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आज जामशरो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। सियासी और समाजी रहनुमाओं से शिरकत की अपील की गई है। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से ज़िले कंबर शहदादकोट के मसाइल पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले सतह पर सेहत, तालीम, अमन अमान, अक़लियतों के मसाइल और जबरी गुमशुदगियों, लड़कियों की अगवा, हिरासा, ब्लैक मेलिंग और नसीराबाद से 9 माह से अगवा होने वाली मरियम नुनारी और नसीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर नवीद सागर कांधड़ो और वाजिद चांडियों की बाजियाबी का मामला सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन इकबाल अहमद डिठो के सामने रखा गया। शुरा ने इंसानी हकूक़ कमीशन से मसाइल के हल के लिए कोशिशें करने की दरख्वास्त की। वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस ऑफ सिंध के रहनुमा ससोई लोहार ने कहा कि हम मुसलसल जबरी गुमशुदगियों के बाद मावराए अदालत कत्ल देख रहे हैं। इनमें शहीद हिदायत लोहार, कानून के तालिबे इल्म साजिर मलुखानी और दीगर शामिल हैं। नवीद सागर कांधड़ो और दीगर नौजवान हाल ही में नसीराबाद से लापता हुए हैं। हम समझते हैं कि इससे बढ़कर इंसानी हकूक़ की कोई दूसरी खिलाफ वर्जी नहीं है। उनके साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने बताया कि शहीद हिदायत लोहार के केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। मदईजी के नज़दीक अगवा होने वाले पंवर पलीजा के रिहायशी हफीजुल्ला और बच्चे अली गुल पंवर पर तशद्दुद के डाकू ने वीडियो वायरल की है। लवाहिकीन से 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा भी किया गया है। 16 रोज़ कबल हफीजुल्ला पंवर और अली गुल पंवर को अगवा किया गया था। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। अब शहर के इलाहाबाद टाउन में फोर्सेस एक घर पर छापा मारते हुए जफ़र गशगोरी नामी शख्स को हिरासत में लेकर अपने हमरा ले गई। ज़रा के मुताबिक महकमा माहौलियात के मुलाजिम जफ़र गशगोरी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी बाद ताहाल मंजर आम पर नहीं आ सका है। बलूचिस्तान जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात का सिलसिला जारी है। एक दिन पहले 10 बलोच तलबा को रावलपिंडी से जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है, जबकि इससे कबल अक्टूबर में जबरी गुमशुदगियों की तादाद 80 से तजावज़ कर गई थी। माह अक्टूबर में बरसान के शहर हब चौकी से अब तक 6 अफराद की जबरी गुमशुदगी की इतलात मौसूल हुई हैं। ज़रा के मुताबिक ये तादाद काफ़ी ज़्यादा है, ताहम खौफ और धमकियों के बायस मुतअद्दिद फैमिली मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। दूसरी जानिब बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के दीगर शहरों से जबरी गुमशुदगी के वाक़यात के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। मुज़ाहिरीन बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात की रोकथाम और लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। लापता तालिबे इल्म सुहेल बलोच और फसी बलोच की जबरी गुमशुदगी को 3 साल मुकम्मल होने पर बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की जानिब से तुरबत में अताशाद डगरी से शहीद फिदा चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें तलबा और तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की शुरा ने कॉलेज रोड से थर्मामीटर चौक तक मार्च किया और वहां से शहीद फिदा चौक पर पहुंचकर धरना दिया, जहां बलोच यकजहती कमेटी के मरकज़ी रहनुमा सबकतुल्ला शाह और चेयरमैन शबीर बलोच समेत लापता अफराद की फैमिली मेम्बरान ने खिताब किया। मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि फसी और समी बलोच को 2 नवंबर की रात बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से हिरासत में लेकर लापता किया गया, जिनकी बाजियाबी के लिए तलबा और फैमिली के मुतअद्दिद बार पुरअमन एहतजाज किया, मगर ताहाल उनकी बाजियाबी की कोई कोशिश कारगर नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 10 तालिबे इल्मों को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, जो इस बात का इजहार कहे कि बलोच तालिबे इल्म मुल्क के किसी कोने में महफूज नहीं हैं। उन्होंने फसी और सोहेल बलोच समेत इस्लामाबाद से जबरी लापता तालिबे इल्मों की बाजियाबी का मुतालबा किया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा होने के साथ साथ तालीमी बहरान का भी शिकार है, जहां तालीमी इदारों का मयार अपनी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। तालीमी इदारों के अंदर रियासती सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी, तलबा के हॉस्टल से जबरी गुमशुदगी और गर्ल्स हॉस्टल्स में हरासमेंट कैमरों का नस्ब भोरना बलूचिस्तान की तालीमी हालात की अक्कासी करता है। इन हालात ने बलोच तलबा को इस्लामाबाद और पंजाब के तालीमी इदारों की तरफ से रुख करने पर मजबूर किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें पुरसुकून तालीमी माहौल मुयस्सर ना आ सका। इस्लामाबाद और पंजाब में बलोच तलबा को रोज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा किया जाता है और उन्हें जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जाता है, जो कि बलोच तलबा के साथ जुल्म और जबर का न रुकने वाला तसलसल है। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को 24 घंटे की मोहलत दी जाती है कि हमारे 10 बलोच तलबा को फौरी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए, वरना हम सख्त से सख्त इक़दामात उठाने पर मजबूर होंगे।
बलोच यकजहती कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि केचबंद के इलाके महीर के रिहायशियों को जबरी तौर पर उनके घरों और ज़मीनों से बेदखल करना रियासत की तरफ से बलोच नस्ल कशी का एक ज़रिया है। पाकिस्तानी फोर्सेस सिक्योरिटी के नाम पर मकामी ज़मीनों पर कब्जा करके फ़ौजी कैंप कायम कर रही है, जिसके नतीजे में मकामी आबादी को ज़बरदस्ती अपने आबाई घरों से निकाला जा रहा है और उन्हें पनाह गुज़ीनों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। BYC ने कहा कि महीर मिंद के रिहायशियों को अपने आबाई घरों से बेदखल करके उनकी ज़िंदगियों जायदादों को ख़तरे में डाला जा रहा है, जो बुनियादी इंसानी हक़ूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। बलोच यकजहती कमेटी ने आलमी बरादरी और इंसानी हक़ूक़ की तंजीमों से अपील की है कि वो बलूचिस्तान में होने वाली गैर कानूनी और मकामी अफराद के हक़ूक़ की पामाली का नोटिस लें। इंसानी हक़ूक़ के हवाले से काम करने वाली तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP और AGHS लीगल एंड सेल के मुश्तरका फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने कहा है कि फ़ॉरेंसिक शवाहिद और काबिल भरोसा शहादतों की अदम मौजूदगी में यह हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि अक्टूबर 2024 के अवाइल में लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक तलबा के रेप के इल्ज़ामात हकीकत पर मबनी थे। जुम्मे को HRCP के चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने 14 अक्टूबर को सैकड़ों तलबात के खिलाफ ताकत के बेजा इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। बयान के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर बहुत ज़्यादा शोर व गुल से मालूम होता है कि कुछ दीगर फ़रीक़ैन ने तालिब इल्मों के बयानिए को अपने मफाद में इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया पर अपना दायरा कार बढ़ाने की कोशिश की है। बयान में बताया गया कि मिशन के मुशाहिदे के मुताबिक तालिब इल्मों के रद्द अमल से ज़ाहिर होता है कि वह तालीमी इदारों में सिक्योरिटी की सूरत हाल और जिनसी हिरासानी के मुसलसल वाक़यात और मुतासरीन ही को मोरद इल्ज़ाम ठहराने की रवश से बहुत ज़्यादा नाला हैं। मिशन के मुताबिक तालिब इल्मों के गुस्से को महज इस वजह से नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए कि वो मन घड़त मालूमात मिलने की वजह से मुश्तइल थे। ताहम मन घड़त मालूमात के नतीजे में होने वाले नुकसान के पेश नज़र ये भी ज़रूरी है कि डिजिटल ख़वानदगी और हक़ाइक़ का अदराक आसान बनाने के लिए बाकायदगी के साथ अवामी सतह पर एक से ज़्यादा नतीजा खेज़ शऊरी मुहिम चलाई जाए। मिशन में बयान में दीगर सिफारिशात बयान करते हुए कहा कि मिशन ये तजवीज़ भी पेश करता है कि कैंपस पर 10 अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के दौरानिए की CCTV फुटेजेस का फॉरेंसिक मुआयना करवाया जाए। मिशन ने तालिब इल्मों पर तशद्दुद करने और मुबैना जुर्म के इल्ज़ाम में एक शख्स को FIR के बगैर हिरासत में रखने पर पुलिस के मुहासबे का मुतालबा भी किया। पंजाब पुलिस की जानिब से कंधाकोट प्रेस क्लब के साबिक सदर मोहम्मद बंगोर और उन पेशावर साथी सलीम मेरानी को बगैर किसी नोटिस के क्लब के अंदर घुसकर ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। मोहम्मद बंगोर और सलीम मेरानी की इस तरह की हिरासत के खिलाफ कंधाकोट शिकारपुर घोटकी के सहाफ़ियों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों और मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से पुलिस के खिलाफ शदीद मज़ाहमत की गई, जिसकी वजह से पुलिस को प्रेस क्लब के अहाते से बाहर निकलना पड़ा। बादजा एहतजाजी मुजाहरों से खिताब के दौरान सहाफ़ी बरादरी ने पुलिस की कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि उनके एक पेशावर साथी और खान मोहम्मद शर को 10 रोज़ कबल कश्मीर में इसी तरह की कार्रवाई में पंजाब पुलिस ने उनके अहले खाना के हमरा अगवा किया था और आज तक उनके ठिकाने का पता नहीं चल सका है। सहाफ़ी बरादरी का कहना था कि इस तरह के इक़दाम सहाफ़ियों को मुनसिफाना रिपोर्टिंग के ज़रिए अपने फ़र्ज़ की अंजाम दही से नहीं रोक सकते। सहाफ़ी बरादरी के मुताबिक सिंध और पंजाब पुलिस ने अपने कच्चे के इलाकों में डकैत गिरोहों के ख़ात्मे में मुकम्मल नाकामी के हवाले से रिपोर्टिंग करने पर नाराज़ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 नवंबर को सवाबी में इज्तिमा रखा है, जहां मुल्क को बंद करने का लाए अमल दिया जाएगा। अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, ये हमारी आखिरी कॉल होगी। लोग अपने घरों में बताकर आ जाएं। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारी आखिरी कॉल होगी। लोग अपने घरों में बताकर आ जाएं। अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, पुरअमन रहकर बहुत मारें खाली, इसके बाद हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन थे और रहेंगे, लेकिन ये पुरअमन रहकर हमारी पार्टी के साथ और हमारे लीडर के साथ जो सलूक किया गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम अवामी ताकत के साथ ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए पूरा लाए अमल देंगे। अपने हकूक़ लेने के लिए निकलेंगे और हकूक़ लेकर ही वापस जाएंगे। मस्तोंग में होने वाले बम धमाके के खिलाफ तलबा ने डिप्टी कमिश्नर मस्तोंग ऑफिस के करीब कोयटा कराची हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। धमाके के नतीजे में तलबा और तलबात की हलाकतों के खिलाफ शहर में तालीमी इदारे भी कल बंद रहे। याद रहे कि बरसाने के शहर मस्तोंग में पुलिस की गाड़ी के करीब होने वाली एक धमाके के नतीजे में इस धमाके में प्राइमरी स्कूल के 10 से 12 साल के 5 तलबा और तलबात समेत 8 अफराद हलाक और 30 अफराद ज़ख्मी हो गए थे।
इस वाक़े की आज FIR दर्ज की गई है, जिसके मुताबिक पुलिस की सरकारी गाड़ी, रक्षों और दीगर सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के खिलाफ नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। नज़ीर अब्बासी। सखी हसन कब्रिस्तान में दफन रोशन चिराग के उन्वान से अमीर मैंद्रो ने लिखा, तारीख़ में जब भी नज़रियाती इंसानों का जिक्र आएगा तो शहीद नज़ीर अब्बासी का नाम उनमें सर फहरिस्त होगा। वो जो एक खूबसूरत सुबह की तलाश में रात के लुटेरों के हाथों शहीद होकर अमर हो गया। सिंध का ये बाकिरदार सियासी कारकुन मजदूरों और मेहनत कशों के इस ख्वाब की ताबीर था जो आज भी दुनिया के इनकलाबियों को चैन की नींद सोने नहीं देता। दरअसल दुनिया में जब तक सरमायादारी के जहन्नुम में इंसानियत जलती और तड़पती रहेगी, तब तक कम्युनिस्ट इनकलाब की जस्तजू जिस्मो जान में सुलगती रहेगी। ये बात बिल्कुल सीधी और साफ है कि दुनिया 2 ब्लॉकों में तकसीम है। एक ब्लॉक इन सरमायादारों का है जो मुख्तलिफ हीले बहानों से दुनिया की कौमों को ग़ुलाम बनाए बैठे हैं, और दूसरा ब्लॉक उन कमज़ोर मज़दूरों और किसानों का है जो इस भट्टी में पिस रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये सरमायादार अपनी मुख्तलिफ शक्लों में अपनी रियासतें कायम किए बैठे हैं। पाकिस्तान में मज़दूर तहरीक अपनी मौजूदगी के बावजूद मज़दूरों और किसानों को मुनज़्ज़म करके कुछ ख़ास नताइज हासिल न कर सकी है, जिसकी ख़ास वजह यहाँ का जागीरदाराना और सरमायादाराना सियासी निज़ाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम भी सोशलिज़म के पुरकशिश नारे के साथ हुआ था, जिसके नतीजे में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। लेकिन फिर अपनी पहली ही हुकूमत में वो वडेरों, मीरों, पीरों, चौधरियों, नवाबों और सरदारों के जाल में ऐसे फंसे कि फांसी के फंदे पर ही नींद आ गई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब पार्टी संभाली तो मज़दूरों और मेहनत कशों को भरपूर जवाब दिया। जनरल ज़िया के पूरे दौर में मुल्क में दाएं बाजू की सियासत इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से अपनी जड़ें मजबूत करती रही और इंतहाई कारीगरी से ये तबका मुख्तलिफ रूप बदल कर पीपल्स पार्टी पर भी असरअंदाज होता रहा। बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत इन जागीरदारों और सरमायादारों की पहली नस्ल की जमहूरी जन्म था, जो आज भी इलेक्टेबल्स के सर्टिफिकेट के साथ पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमायतों में घूमता और शमूलियत इख्तियार करता है। दूसरी जानब हमारी कौमी तहरीकें थीं जिन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से रियासती इदारे अपने ही कारिंदों के ज़रिए शिकार करते रहे। उनमें मौजूद गरीब तबके के कारकुन जो बाद में अपनी जमायतों के लीडर और चेयरमैन बन गए, उनकी ज़िंदगी का ख़ास मकसद ही अपना तबका बदलना बन गया। उनका तौर तरीका, उठना बैठना बिल्कुल उन सरमायादारों जैसा होता गया जिनके ख़िलाफ़ वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे। रसूल बख्श पलीजो, शहीद फाजिल राहो और डॉक्टर अरबाब खावड़ जैसे लोगों ने इस अंधेरे गार में जो रोशनी जलाई वो दुनिया के इनकलाबियों के लिए उम्मीद का चिराग बन गई। ये अलग बात है कि सरमायादाराना साजिशों ने फाजिल राहो को शहीद करके उसके मिशन को ख़त्म कर दिया। पलीजो की पार्टी को 14 टुकड़ों में तकसीम कर दिया और अरबाब खावड़ के नाम को इस्तेमाल करके उनके साथी रोज़ी रोटी के पीछे लग गए और मुख्तलिफ जमायतों में सियासी मुंशीगिरी करने लगे। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिंध में बाएं बाजू के मज़दूर सियासत परवान न चढ़ सकी और उसका नतीजा ये निकला कि उन्हीं के वोटों से वो लोग मुंतखब होकर ऐवानों में पहुँचते रहे जिनका अवलिन मकसद सिर्फ अपने ही तबके का तहफ़्फ़ुज़ था। घोड़ा घास का खैर ख्वाह बनेगा तो भूख से मरेगा, सो उन घोड़ों से कमज़ोर और महकूम मेहनत कशों की ज़िंदगियों में इनकलाब न आया है और न आएगा। इस वक्त भी मुल्क की अक्सरती सियासी जमायतों में वो नज़रिया, नारा और किरदार ऐसा नहीं मिलता जैसा नज़ीर अब्बासी जैसे कीमती कायदीन का था।
نذیر عباسی ایک ایسا انقلابی تھا جس نے اپنی زندگی محنت کشوں کے لیے وقف کر دی۔ اس کی شادی قومی گیتوں کی گونج میں ہوئی اور اس کا عقیقہ جیل میں ہوا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ انقلابیوں کے یہ دن جیل خانوں میں ہی گزرتے ہیں۔ روپوشی کی حالت میں وہ سندھ کے جنگلوں اور ویرانوں کو عبور کرتا اور اپنے ساتھیوں کو منظم کرتا رہا۔ ایسے نظریاتی انسان صرف قصے کہانیوں میں نہیں ملتے بلکہ شہید نذیر عباسی کی شکل میں سندھ کی شناخت بنے رہے۔ ضیاء کے ماشاء اللہ کے دور میں جد و جہد کی شاندار علامت بننے والا یہ با کردار سیاسی کارکن آج بھی دنیا کے کمیونسٹ ساتھیوں کے لیے نہ صرف ایک ترغیب کا سبب ہے بلکہ جب بھی جہاں بھی اس کا نام آتا ہے تو ایک امید جاگ اٹھتی ہے کہ سندھ کا مزدور آخرکار منظم ہوگا اور اس مشعل کو منزل تک پہنچائے گا جس کے لیے نذیر عباسی نے امتیاز بلا کا بدترین تشدد برداشت کر کے اپنی جان کی قربانی دی اور سخی حسن کے ایک قبر کو روشن کر دیا۔ PIA کے لیے صرف 10 ارب روپے کی بولی، کیا باکمال لوگوں کی ایئر لائن کی نجکاری میں حکومت بری طرح پھنس گئی؟ اس حوالے سے پیش کرتے ہیں ثنا آصف ڈار کی رپورٹ۔ باکمال لوگ لاجواب پرواز۔ پاکستان کے معروف شاعر فیض احمد فیض نے یہ جملہ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کے لیے لکھا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا بھر سے نہ صرف مسافر اس فضائی سروس کے ذریعے سفر کرنے کو فخر سمجھتے تھے بلکہ بہت سی خلیجی ریاستوں کو ان کی فضائی کمپنیوں کے عملے کی تربیت سازی بھی اسی قومی ادارے کے سپرد تھی۔ مگر پھر وقت کی اڑان تیز اور PIA کی سروس سست اور معیار گرتا چلا گیا۔ اگرچہ اس کی بہت سی سیاسی اور معاشی وجوہات رہیں مگر ان پر بات کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جملہ تبدیل ہوا اور باکمال لوگ لاجواب سروس قومی ایئر لائن کی گرتی سروس پر طنز بن کر رہ گیا اور اس طنز نے بہت سے مواقع پر حقیقت کی شکل بھی اختیار کی۔ ایسا ہی کچھ رواں ہفتے جمعرات کو بھی ہوا جب زبوں حالی اور اربوں روپے خسارے کے نتیجے میں دبی ہوئی اس کے نیچے ایک اسی قومی ادارے کی نجکاری کے لیے بولی لگائی گئی۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے تحت پاکستان کو اپنے خسارے میں چلنے والے چند قومی اداروں کی نجکاری کرنا ہے اور اسی سلسلے میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کے سلسلے میں جمعرات کو اسلام آباد میں بولی لگائی گئی۔ پاکستان کی نجکاری کمیشن کی جانب سے بولی سے قبل اس کی کم از کم قیمت 85 ارب روپے رکھی گئی۔ تاہم پاکستان کی قومی ایئر لائنز PIA کی نجکاری کے سلسلے میں ایک نجی کمپنی کی طرف سے اسے محض 10 ارب روپے میں خریدنے کی پیشکش کی گئی۔ تاہم اس کمپنی کی جانب سے اس بولی کا جائزہ آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان کی وفاقی کابینہ لے گئی۔ یعنی یہ فیصلہ ابھی بھی ہونا باقی ہے کہ آیا اس بولی کو منظور کیا جائے گا یا مسترد۔ رواں ہفتے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے 60% حصص کی فروخت کے لیے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی بلیو ورلڈ سٹی نے 85 ارب روپے کی کم از کم قیمت کے مقابلے میں صرف 10 ارب روپے کی بولی جمع کروائی، جو ریفرنس پرائس کا تقریباً 12% حصہ بنتا ہے۔ PIA گزشتہ کئی برسوں سے خسارے کا شکار ہے اور اس کا شمار حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے جو قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں انتظامی تبدیلیوں کے ذریعے بہتری لانے کی تمام تر کوششوں کے بعد PIA کی نجکاری کی گئی کوششیں بھی ناکام ہوئی ہیں۔ اب PIA کی فروخت کے لیے بولی تو جمع کر دی گئی ہے، تاہم آفر کی جانے والی رقم انتہائی کم ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ غالباً پاکستان کی وفاقی کابینہ نجکاری کمیشن نے بورڈ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے اسے مسترد کر دے گی۔ جمعرات کو ریفرنس پرائس سے کم بولی لگائے جانے کے بعد کابینہ کمیٹی برائے نجکاری CCOP نے PC بورڈ کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 60% حصص کی تقسیم کے لیے تجویز کردہ ریفرنس قیمت کے توثیق کی
जो बोली की दस्तावेज की शराइत और जवाबत के साथ मशरूत है। माहिरीन निजकारी कमीशन के हुकाम, ब्लू वर्ल्ड सिटी और PIA के हुकाम से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 85 अरब की रकम कैसे मुख्तस की गई। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इसके मुकाबले में सिर्फ 10 अरब रुपए की पेशकश क्यों की और क्या अब PIA की निजकारी मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। निजकारी कमीशन के एक सीनियर ओहदेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि निजकारी कमीशन के मालियाती अमूर के माहिर तमाम तर हिसाब किताब लगाकर निजकारी कमीशन के बोर्ड के सामने पेश करते हैं और फिर निजकारी कमीशन का बोर्ड उसे काबीना में पेश करता है। उन्होंने बताया कि 85 अरब रुपए के रेफरेंस प्राइस भी इसी अमल के तहत तय की गई। इस बारे में PIA के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज खान का इस मुतल्लिक़ कहना है कि कौमी एयरलाइन के पास इस वक्त 33 तैयारे हैं, जिनमें 17 A320, 12 बोइंग 777 और 4 ATR शामिल हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की मुकर्रर करदा बोली की कीमत PIA की मजमूई बुक वैल्यू यानी किताबी कीमत पर मबनी है, जबकि असांसों की असल कीमत किताबी कीमत से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बुक वैल्यू का हिसाब सालाना कमी के बाद लगाया जाता है और बाज़ औक़ात मार्केट में कीमत के इजाफे की वजह से असल कीमत किताबी कीमत से कहीं ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त PIA के मजमूई असासों की बुक वैल्यू किताबी कीमत तकरीबन 165 अरब रुपए और 60% शेयर्स की मालियत तकरीबन 91 अरब रुपए बनती है। हुकूमत ने ख़रीदारों को राग़िब करने के लिए कम अज़ कम बोली 85 अरब रुपए मुकर्रर की। इस ज़माने में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और वफाकी निजकारी कमीशन के सेक्रेटरी उस्मान अख्तर बाजवा से मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की, ताहम उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जहां दीगर बोली दहंदगान हुकूमती मुआहदे और शराइत और जवाबित के पेश नज़र बोली लगाने के अमल से बाहर रहे, वहीं ये सवाल भी मौजूद है कि जिस फ़िज़ाई कंपनी की मजमूई बुक वैल्यू के मुतालिक 165 अरब रुपए के दावे किए जा रहे हैं, उसकी बोली सिर्फ 10 अरब रुपए क्यों लगाई गई। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने PIA के लिए बोली जमा करवाने वाली रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी से रब्ता किया। ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह साद नज़ीर के मुताबिक उनकी कंपनी ने इस सिलसिले में आयरलैंड की एक कंसल्टिंग कंपनी साइरस एविएशन की खिदमत हासिल की हैं। साद नज़ीर ने बताया कि PIA की 60% हसद खरीदने की बोली में 10 अरब रुपए इसलिए लगाए गए क्योंकि कंसल्टिंग कंपनी ने हमें कहा कि इसकी बोली $1 लगनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी पर 203 अरब रुपए का कर्ज है और इससे पहले इस पर 800 अरब का कर्ज था, जिसके बाद हुकूमत ने एक होल्ड को कंपनी बनाकर 600 अरब का कर्जा वहां मुंतकिल कर दिया। साद नज़ीर ने वाज़ेह किया कि एक ऐसी कंपनी जिसके असासे PIA और निजकारी कमीशन के मुताबिक 150 अरब रुपए के हैं, तो हमने जब इसका जायज़ा लिया तो हमें पता चला कि हकीकत में इन असासों की कीमत सिर्फ 10 से 11 अरब रुपए बनती है। वो कहते हैं कि ये PIA की खाम ख्याली है कि उनके पास फ़िज़ाई रूट्स हैं, यूरोपीय ममालिक के महंगे रूट्स हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो रूट्स बंद हो चुके हैं और उनकी बहाली का कोई इम्कान नहीं। उनका कहना है कि जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी उसे PIA में बड़ी सरमायाकारी करना होगी। उनके 20 जहाज़ इस वक्त वर्किंग हालत में होने चाहिए थे, लेकिन उनके सब तैयारे मार्च 2025 में ग्राउंड होने वाले हैं। उनको भी बहाल करने के लिए बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। वो कहते हैं कि जिस चीज़ की मालियत $1 है, उसकी 10 अरब की बोली हमने सिर्फ उनकी और अपनी इज्जत रखने के लिए की। यहाँ फैसले हकीकत पर कम बल्कि अवामी तासर पर ज़्यादा किए जाते हैं, तो इस तासर को अपने और उनके लिए इज़्ज़त अफजा बनाने के लिए हमने माकूल रकम ऑफ़र की, वरना हकीकत में इसकी कीमत 278 रुपये यानी $1 ही है। दूसरी तरफ नेशनल कैरियर की इसकी कम कीमत की बोली के बाद पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ख़रीदने में दिलचस्पी का इज़हार कर दिया है।
खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की जानिब से वफाकी वज़ीर निशकारी अलीम खान को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा PIA की नीलामी के अमल में हिस्सा लेना चाहती है। PIA कौमी एयरलाइन है, नहीं चाहती कि ये बैरूनी या निजी हाथों में जाए। सूबाई हुकूमत के बोर्ड ने ख़त में मज़ीद लिखा है कि निजी कंपनी के 10 अरब रुपए से ज़्यादा से नीलामी शुरू करने को तैयार है। वफाकी हुकूमत हमारी दरख्वास्त कबूल करे। डॉक्टर जाकिर नाइक को सरकारी मेहमान बनाकर रियासत पाकिस्तान ने क्या हासिल किया के उन्वान से उरूज जाफरी ने लिखा। मुतनाज़ा मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, जो तकरीबन 1 माह पर मुहित था। वो सरकारी और रियासती मेहमान के तौर पर यहाँ मदहू किए गए थे। पाकिस्तान में उनके लाखों परस्तार मौजूद हैं, जो बड़ी तादाद में उनके मनाज़रों में शरीक हुए और एक ईमान अफरोज़ माहौल बनता देखा गया। डॉक्टर नाइक भारतीय नज़ाद हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जराइम में मुलविस होने के बायस उन्हें मुल्क से बेदखल कर दिया गया है और वो मलेशिया के साबिक सरबरा महातीर मोहम्मद के दौरे इक़्तिदार से मलेशिया में मुक़ीम है। उन पर भारत में मजहबी इंतशार फैलाने का भी इल्ज़ाम रहा है। वो एक MBBS डॉक्टर हैं। याद रहे, डॉक्टर जाकिर नाइक जनूबी अफ्रीका के निसफ भारतीय नज़ाद खुद साख्ता मुबल्लगा अहमद दीदात के पैरोकार रहे हैं, मगर अहमद दीदात तकाबली मज़ाहिब के हवाले से एवेंजेलिकल चर्च के हमरा काम किया करते थे। उनकी कुतुब, वीडियोज़ और लेक्चरर्स के ऑडियो टेप दुनिया भर में शोहरत के हामिल रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अहमद दीदात के पैरोकार थे और अहमद दीदात ने एक बार जाकिर नाइक के फ़हम और फरासत के हवाले से कहा था कि जो मैं 40 साल में कर सकता, तुमने 4 बरस में पा लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक 30 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचे, जहां सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उनका खैर मकदम किया गया, जो मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की कवरेज में रहा। ऐसी वीडियोज़ भी इस दौरान नज़र आई जिसमें वो लश्कर तैयबा के अराकीन से भी मुलाकात करते हुए नज़र आए। उनके इस्तकबाल में मुतक़द्दीन का उनका माथा चूमते भी सोशल मीडिया पर देखे गए। इससे कबल डॉक्टर जाकिर नाइक 1991 में पहली बार पाकिस्तान आए थे और डॉक्टर इसरार अहमद से मुलाकात की थी। कहा जाता है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने उनसे मुलाकात के बाद ये भी कहा था कि या डॉक्टर बन जाओ या मुबल्लिग, कोई एक रास्ता चुनो। अब जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक की वापसी का वक्त यहाँ पहुँचा है और वो दोबारा मलेशिया रवाना होंगे, तो एक नज़र इस पर डाली जा सकती है कि पाकिस्तान की अवामी, समाजी, अक़लियती और मजहबी हलके उनके बारे में क्या राय रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के दौरे किए, जहां लाखों अफराद पर मुश्तमिल मजहबी इज्तिमाआत की कवरेज कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर अखबारात में सुर्खियों में रही है। ख़वातीन, समाज, मज़हब और अक़लियतों के हवाले से उनके बयानात अक्सर ही तंग नज़री का तासुर देते मिले। सीनियर सहाफ़ी और नक़ाद मोहम्मद हनीफ़ ने अपनी एक वीलॉग में डॉक्टर साहब के दौरे पाकिस्तान पर दिलचस्प रोशनी डाली और डॉक्टर जाकिर को पाकिस्तानी मौलवी हज़रात के फ़तवाओं की संजीदगी से भी आगाह किया। मोहम्मद हनीफ़ का मानना था कि यूँ तो हमारे मुल्की ख़जाने खाली रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौलवियों और मुफ्तियों के लिए कोई घाटा नहीं। हमारे यहाँ हर मिजाज के मौलवी मिल जाएंगे, और अब जब हुकूमत को लगा कि हम आवाम को रोटी और तालीम नहीं दे पा रहे, तो अब उन्हें एक इंटरनेशनल मौलवी दे दिया जाए और यूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को 1 माह के लिए पाकिस्तान की दावत दे दी। जाकिर नाइक एक तो कोट पैंट पहनते हैं और दूसरे काफरों को मुसलमान कर लेते हैं, और सुना है कि लाखों काफर मुसलमान कर चुके हैं, और उनके बकौल हिंदुस्तान से निकाले जाने की वजह भी हिंदुओं को मुसलमान करना ही था। डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पाकिस्तान में मजमूओं से खिताब के दौरान मुख्तलिफ दर्जनों पे तनाज़ुओं को जन्म देते मिले हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में किसी यतीम खाने में सरता पैर ढकी बच्चियों को अवार्ड देने का मामला हो, लाहौर में अदाकारा यशमा गिल के सवाल का जवाब हो, क्रिश्चियन नौजवानों का कुरान को समझने की कोशिश में इस्तफसार या पलवशा मरवत का, मदरसों में तलबा से जिनसी ज़्यादती का सवाल हो। डॉक्टर जाकिर सभी मौक़ों पर ना सिर्फ
जुज बुज होते नजर आए बल्कि तनकीद का भी भरपूर निशाना बने। समाजी और अवामी हलकों में उनके बयानात पर भी बात की गई। ड्रामा निगार और नाक़िद मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा भी डॉक्टर जाकिर के इस दौरे को एक मुबस्सर के नज़र से देखती रही हैं और उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान मदहू करना रियासत का एक ऐसा इक़दाम था जिससे वो अवाम की तवज्जो मुल्की सूरत हाल से मोड़ के मज़हब की जानिब ले जाएँ। ये रियासत का 75 साला टोटका है कि मुल्की हालात से अवाम को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए और मज़हब के दुकान लगा ली जाए। लेकिन इस बार जाकिर नाइक के लाखों अफराद के जुगमकटों में ऐसे नौजवान शामिल थे जो चुभते हुए सवाल पूछते मिले, जिनके जवाबात में जाकिर नाइक को तज़ब्ब का शिकार और लाजवाब होते देखा गया। बकौल नूरुल हुदा शाह, पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ किसी ऐसे शोबदाबाज को मदहू करना है उनकी ज़रूरत इक़दाम था, लेकिन खुशी की बात यह है कि रियासत का मज़हब कार्ड बेनकाब हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद जहां कई लाख मुसलमानों को रूह परवर लगी, वहीं मसीही बिरादरी के मुख्तलिफ नुमाइंदों से गुफ्तगू के बाद पता चला कि वो भी तवक्को कर रहे थे कि डॉक्टर नाइक उनके हवाले से भी मुतवाज़िन मिजाज रखेंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के बकौल सहाफ़ी सबोख सैयद आलमदीन समझना गलत होगा। वो मनाज़रे के थ्योरी पे यकीन रखते हैं और वही अंदाज़ उनके हर पिंडाल में झलकता मिला। लेकिन सबूख सैयद, जो उनके साथ टीवी प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करा चुके हैं, उनका कहना था कि डॉक्टर नाइक को अगर उनकी उर्दू पर रियायत दी जाए तो भी गलत ना होगा। मिसाल के तौर पर बादशाही मस्जिद में जब वो मसीही बिरादरी के साथ मनाज़रे में मुब्तला थे तो सीनियर को मर्द के बच्चे से तशबीह देते हुए बोले, तुम में से कोई मर्द का बच्चा हो तो उससे लेकर आओ। यहाँ मर्द के बच्चे से उनकी मुराद सीनियर या तजुर्बेकार की थी। क्रिश्चियन बिरादरी के नुमाइंदों का मानना था कि वो इस वक्त मुख्तलिफ मजहबी सानहों की वजह से दिल बर्दाश्ता हैं और इस अदम बर्दाश्त के माहौल में डॉक्टर नाइक जैसे मनाज़िराबाज को सरकारी मेहमान बनाने पर हैरान और तशवीश में मुब्तला हैं। मसीही बिरादरी की एक अहम बिशप आज़ाद मार्शल ने सदर पाकिस्तान को डॉक्टर नाइक के पाकिस्तान दौरे से मुतल्लिक़ एक ख़त लिखा, जिसमें ये सवाल भी पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों और किसकी इमाम पर मदहू किया गया। इस मज़मून के लिए मैंने जमीयत उलमा इस्लाम से भी डॉक्टर जाकिर नाइक के इस दौरे से मुतल्लिक़ राय जानने की कोशिश की, लेकिन उनके तर्जुमान असलम गौरी साहब ने नासाजी तबह के बायस जवाब देने से माजरत कर ली। इस्लामाबाद के स्वीट होम नामी यतीम खाने की इंतज़ामिया ने जनाब जाकिर नाइक को अपने इदारे में बच्चों को असना तकसीम करने के लिए जब मदहू किया तो जाकिर नाइक साहब ने बापर्दा टीन एज बच्चियों में असना तकसीम करने से ये कहकर इनकार किया कि ये नामुहर्रम है और स्टेज से उतर कर चले गए। एक आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग के इस रवैये ने पाकिस्तान क्या दुनिया भर के मीडिया को खुद पे तनकीद का मौका दिया और सभी ये सवाल करते मिले कि क्या जाकिर नाइक को पहले से मालूम नहीं था कि स्वीट होम में यतीम बच्चे और बच्चियां दोनों मुकीम होते हैं, और क्या किसी भी मज़हब के मुबल्लिग को इतना जारहाना रवैया अख्तियार करना चाहिए। हर दिन इंसानियत की बुनियाद पर परवान चढ़ता रहा है। तंग दिली और तंग नज़री किसी नज़रिए को आगे बढ़ने नहीं देते। जाकिर नाइक के दौरा पाकिस्तान को सहाफ़ी सबूख सैयद स्मोक स्क्रीन से तशबीह देते हैं। वो स्मोक स्क्रीन जिस पर रियासत ने धुआं छोड़ने के लिए जाकिर नाइक को मदहू किया और अवाम अपने मसाइल भूलकर जाकिर नाइक को सुनने, समझने और तनकीद करने में मसरूफ़ हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, आज़ादी का पौधा जवानों के खून से सैराब होकर परवरिश पाता है। इनकलाब कमज़र्फ लोगों का काम नहीं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।